दोस्तों, मैं अरविंद चौधरी प्रोपा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं शिक्षण अभिरुचियों के साथ में। और सबसे पहले हमने जो टॉपिक लिया है वो आपके लिए टॉपिक रहेगा अपना शिक्षण। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और यहाँ से हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। ये शिक्षण आपके सामने लिखा हुआ है, तो शिक्षण का अर्थ क्या है, इसके अर्थों को हम देखते हैं। तो शिक्षण का जो सामान्य अर्थ है वो क्या कहता है। शिक्षण कह रहा है यानी वो है प्रक्रिया, एक तरीके से वो प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या है बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन किया जाता है। अब इसका आशय यह है कि यानी बालक को कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा है और यदि वो सीख रहा है तो उसके व्यवहार में क्या है वांछित परिवर्तन हो रहा है। तो एक तरीके से शिक्षण यहाँ यदि हम प्रक्रिया देखें तो ये टीचर है और ये बालक है। तो इस बालक के व्यवहार में क्या कर रहा है वांछित परिवर्तन कर रहा है, यानी इसको सिखा रहा है। क्या कर रहा है, ये सिखा रहा है। इसका हम ओवरऑल अर्थ भी देखेंगे, ठीक है। ये इसको क्या कर रहा है, सिखा रहा है। कौन सिखा रहा है, टीचर स्टूडेंट को सिखा रहा है। आगे पढ़ें। शिक्षण एक प्रकार की अंत प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात है। यदि इसको ये सिखा रहा है तो इन दोनों के मध्य कोई ना कोई प्रोसेस होगी, अंत प्रक्रिया होगी, जो एक दूसरे को ये समझ रहे हैं और ये इसको सिखा रहा है, ये समझने का प्रयास कर रहा है स्टूडेंट, जो शिक्षक एवं छात्र के मध्य होती है। लेकिन किसके संदर्भ में, पाठ्यक्रम के संदर्भ में होती है। भाई पाठ्यक्रम ही तो एक जरिया है इनका, इन दोनों को आपस में संपर्क में लाने का। यदि पाठ्यक्रम ना हो तो शायद शिक्षक छात्र के संपर्क में नहीं आए और छात्र शिक्षक के संपर्क में नहीं आएगा। अब आगे यदि हम बात करें जनरली, मॉरिसन ने क्या कहा है, तो मॉरिसन ने कहा है कि शिक्षण में एक अधिक परिपक्व व्यक्ति का मतलब यहाँ से आज से होगा आपका शिक्षक का, यानी शिक्षक। अधिक परिपक्व व्यक्ति कम परिपक्व व्यक्ति को यानी एक छात्र को क्या करता है, शिक्षा प्रदान करता है। क्या कर रहा है, शिक्षा प्रदान कर रहा है। अब इसका मतलब ये हो गया हमारा, बिल्कुल इन सब लाइनों को हम आज से देखेंगे, बिल्कुल एक छोटे से रूप में देखेंगे। ये शिक्षक है, ये छात्र है, ये इसको कुछ ना कुछ सिखा रहा है, यानी ये सिखा रहा है और छात्र क्या कर रहा है, सीख रहा है। भाई सीख रहा है तभी ये इसका शिक्षण कंप्लीट होगा। यदि ये इसको ये सिखा देगा तो ही इसका शिक्षण कंप्लीट माना जाएगा। एक इसका मतलब ये हो गया कि ये एक तरीके से जो शिक्षण है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है, क्योंकि ये शिक्षक सिखा रहा है और ये सीख रहा है, तो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया हो जाएगी। इसका अर्थ ये है कि छात्र यदि सीख गया तो उसका शिक्षण कंप्लीट हो गया। यदि शिक्षक ने सिखा दिया बच्चे को कुछ तो उसका शिक्षण कंप्लीट हो गया। आगे यदि हम बात करें नेक्स्ट, शिक्षण प्रक्रिया के दृष्टिकोण। तो शिक्षण प्रक्रिया के दृष्टिकोण क्या होंगे। दृष्टिकोण का मतलब एक तरीके से नज़रिया होता है, या फिर हम देखें आज के टाइम में किस प्रकार की शिक्षा हमारी बनी हुई है। तो शुरुआती टाइम की यदि हम बात करें स्टार्टिंग में, तो एडम्स के अनुसार, हालांकि एक हमारा भारतीय दृष्टिकोण भी है, एक भारतीय दृष्टिकोण है इसकी, लेकिन इसको हम कहीं उस हिसाब से नहीं देखते, एग्जाम के अकॉर्डिंग नहीं देखते, क्योंकि भारतीय दृष्टिकोण को क्या मान्यता मिली हुई नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार भी क्या थी, द्विध्रुवीय प्रक्रिया थी। द्विध्रुवीय का मतलब है एक शिक्षक था और क्या था, छात्र था। लेकिन इसे मेंशन किसने किया है, एडम्स की बात को ही मान्यता मिली है, ना कि भारतीय दृष्टिकोण को मान्यता मिली है। तो हमें पढ़ना क्या है, एडम्स को ही पढ़ना होगा। तो एडम्स के अनुसार शिक्षण कैसी प्रक्रिया है, द्विध्रुवीय। एक ध्रुव कौन है, आपका शिक्षक है, और दूसरा कौन है, छात्र है। यानी एडम्स ने केवल इन दोनों को लिया है। तो यहाँ से ये प्रश्न सीधा आता है, एडम्स के अनुसार, यानी किसके अनुसार शिक्षण द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, तो कौन हो जाएगा, एडम्स के अनुसार। कौन कौन है, शिक्षक और छात्र। अब जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण कैसी प्रक्रिया है, त्रिध्रुवीय। कैसी प्रक्रिया है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। और जॉन डीवी ने कौन कौन से 3 ध्रुव माने हैं, एक शिक्षक है, दूसरा छात्र है और तीसरा क्या है, पाठ्यक्रम है। बीएस ब्लूम ने भी क्या है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया है। किसने, बीएस ब्लूम ने। लेकिन यहाँ बीएस ब्लूम का जो मत था वो संकीर्ण था, और जो जॉन डीवी का मत है ये कैसा है, व्यापक मत है, इसलिए इसको मान्यता दी गई है। ऐसा क्यों था, क्योंकि ब्लूम ने केवल यहाँ पाठ्यक्रम को कहा था, लेकिन इसमें क्या है कि जॉन डीवी ने ये कहा था कि ये जो तीनों घटनाएं घटित होंगी इन तीनों के साथ में, या तीनों जो भी प्रक्रियाएं ये हो रही हैं शिक्षक और छात्र के संबंध में, यानी मध्य में ये पाठ्यक्रम के साथ जो प्रक्रिया ये कर रहे हैं, तो ये जो तीनों आते हैं ये समाज में है। कहाँ है, ये समाज। इन्होंने ये समाज का रूप दिया था
और समाज का रूप दिया था। इन्होंने कहा कि शिक्षक और छात्र जो कुछ भी कर रहे हैं, प्रक्रिया अपना रहे हैं, वो कहाँ रह करके कर रहे हैं, समाज में रहकर कर रहे हैं। शिक्षक भी यानी ये शिक्षक बना, ये भी समाज में रह करके बना है। ये छात्र भी किसका पार्ट है, समाज का पार्ट है। और पाठ्यक्रम भी किसके द्वारा तय किया गया है, यानी शिक्षक के द्वारा, छात्र के अकॉर्डिंग किया गया है। तो ये भी एक सामाजिक प्रक्रिया इसने मानी थी। ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं देखो ये प्रश्न एक बार पूछा गया था, उसमें सामाजिक प्रक्रिया भी दिया हुआ था, तो वहाँ से क्वेश्चन पर रेट लगी थी, क्योंकि एक शिक्षण को सामाजिक प्रक्रिया भी माना गया है, क्योंकि ये जॉन डीवी के अनुसार ये जो तीनों प्रक्रियाएं यानी सामाजिक प्रक्रिया के रूप में लिया गया है, यानी समाज में रहकर के ये प्रक्रिया की जाती है, समाज के ही हिस्से हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना समाज भी उसमें सही है। हालांकि एक जगह आरपीएससी में पूछा था शायद सेकंड ग्रेड में, तो वहाँ इस पर रेट लगी थी इस क्वेश्चन पर। अगला, शिक्षण के चर के प्रकार। 3 चर होते हैं शिक्षण के, ये गलत लिखा हुआ है, 3 प्रकार के चर होते हैं। कौन से, यानी शिक्षण, ये चर है, 4 नहीं है। शिक्षण के चर यानी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है स्वतंत्र चर, जिसे हम प्राथमिक चर कहते हैं, या फिर उसे हम प्रधान चर कह सकते हैं। कौन हो जाएगा? शिक्षक। अब देखिए ये स्वतंत्र चर कैसे हुआ। आपने देखा होगा क्लास में शिक्षक जो कुछ कहता है, आपसे कहेगा कि बच्चों आपको ये गृह कार्य करके लाना है, कल का गृह कार्य ये है आपका, या आज का गृह कार्य यानी आज आपको ये काम करना है, कल आपको दिखाना है। और बहुत सारी चीज़ें बताएगा कि आपको इस तरीके से पढ़ना है। क्लास में अनुशासन बना के रखने की भी जिम्मेदारी किसकी है? शिक्षक की है। तो आपके लिए वो निर्देश देगा कि आप इस तरीके से बैठो, इस तरीके से रहो, आपको ज़्यादा बातें नहीं करनी है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी, ठीक है, जो शिक्षक के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो स्वतंत्र चर होता है एक तरीके से, या प्राथमिक चर कहेंगे या प्रधान चर, किसको कहेंगे? शिक्षक को। आश्रित चर या परतंत्र चर। आश्रित यानी दूसरे पर डिपेंड करता है, दूसरे पर डिपेंड करता है। तो दूसरे पर कौन डिपेंड कर रहा है, यानी छात्र किस पर डिपेंड कर रहा है? एक तरीके से शिक्षक के डिपेंड कर रहा है। तो ये कैसा चर हो जाएगा? आश्रित चर, या इसे हम क्या कहेंगे? परतंत्र चर कहेंगे। अगला आता है नेक्स्ट, मध्यस्थ चर। मध्यस्थ चर का मतलब क्या है? यानी पाठ्यक्रम। क्योंकि जो प्रक्रिया संपन्न हो रही है शिक्षक और छात्र के मध्य, वो किसके संदर्भ में हो रही है? पाठ्यक्रम के संदर्भ में। बिल्कुल एक तरीके से ये मध्यस्थ चर निकल के आएगा, क्योंकि यही एक तरीके से इनका बीच का पहलू है, जो इन दोनों के बीच में आकर के इन दोनों को मिलाने का काम कर रहा है। किसको? शिक्षक को और छात्र को। यदि शिक्षक और छात्र आपस में संपर्क में आ रहे हैं तो उनका जरिया कौन है? पाठ्यक्रम है। चलिए, शिक्षण की विशेषताएं। तो शिक्षण की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, कैसा शिक्षण होना चाहिए, ये हम देखेंगे। शिक्षण की विशेषता, और देखो 2 तरीके से हम देखते हैं कि शिक्षण की विशेषता क्या है, शिक्षण की अच्छा शिक्षण कौन सा होता है। तो ये सारी चीज़ें एक ही में समाहित की हुई हैं मैंने। तो यहाँ से यदि हम देखें शिक्षण क्या है, उद्देश्य युक्त प्रक्रिया है। तो यदि हम शिक्षण कर रहे हैं, करा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई उसका उद्देश्य होगा। बिना उद्देश्य के तो शिक्षण करना ही बेकार है। तो ये कैसा होना चाहिए? उद्देश्य युक्त होना चाहिए। दूसरा, शिक्षण त्रिविमीय प्रक्रिया है, जो हमने अभी पढ़ा। जॉन डीवी के अनुसार त्रिविमीय प्रक्रिया कहा गया है। बहुत मोस्ट लाइन है ये त्रिविमीय प्रक्रिया की। हमारा आंसर यानी कहेगा शिक्षण कैसी प्रक्रिया है? त्रिविमीय प्रक्रिया है, क्योंकि द्विविमीय पहले मानी गई थी किसके अनुसार? एडम्स के अनुसार, लेकिन उसमें पाठ्यक्रम को भी महत्वपूर्ण हिस्सा माना है, तो त्रिविमीय प्रक्रिया हो गई। शिक्षण मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। बिल्कुल, ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। यदि ये मनोवैज्ञानिक नहीं होगी तो फिर बच्चों के लिए या बच्चों के हिसाब से बिल्कुल ही अच्छी नहीं होगी, यानी मनोवैज्ञानिक भी होनी चाहिए ये। शिक्षण सामाजिक प्रक्रिया भी मानी गई है। देखो मैंने स्पष्ट लिखा है यहाँ, भी मानी गई है, क्योंकि मैंने कहा मैंने तो क्या कहा, यानी जॉन डीवी ने बताया कि जो शिक्षक और जो छात्र हैं जो कुछ भी प्रक्रिया कर रहे हैं, या पाठ्यक्रम भी इसमें शामिल किया गया, तो ये सब कुछ क्या है, यानी समाज में रह करके सारा काम किया जा रहा है। तो कैसी प्रक्रिया हो गई है? सामाजिक प्रक्रिया हो गई। हम और आप यदि पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो वो समाज में रह करके कर रहे हैं सारे काम, हम शिक्षण करा रहे हैं। तो शिक्षण कैसा है? कौशल युक्त प्रक्रिया। बिल्कुल सही बात है, शिक्षण कौशल युक्त प्रक्रिया। ये विशेषता आपको ध्यान रखनी है। शिक्षण मूल रूप से औपचारिक होता है, लेकिन यह अनौपचारिक भी होता है। मूल रूप से औपचारिक, देखो तो यदि हम बात करें औपचारिक का मतलब है जो शिक्षण है, जैसे विद्यालय में, क्लास में, या कक्षागत शिक्षण जिसे हम बोलते हैं, जो क्लास में कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं यानी सीख रहे हैं, तो वो क्लास में जो शिक्षण हो रहा है, स्कूली माध्यम में जो शिक्षण हो रहा है, वो औपचारिक शिक्षण कहलाता है। लेकिन
पाठ्यक्रम के अतिरिक्त कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सिखाई जा रही हैं, जैसे हम व्यावसायिक शिक्षा को लें। अब क्या होगा, यहाँ से आगे 6वीं क्लास से ही व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी, जो कि किस शिक्षा में यानी किस में चला जाएगा, अनौपचारिक में चला जाएगा। अब शिक्षा अनौपचारिक रूप में जा रही है, लेकिन ये शिक्षण को आपने क्यों रखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई पार्ट है, ये तो औपचारिक है। यदि हम बात करें औपचारिक यानी स्कूली माध्यम हो गया, और अनौपचारिक का मतलब ये हो गया कि वो थोड़ा दूसरे टाइप से है। लेकिन शिक्षण एक छोटा सा पहलू है। क्या पहलू है? छोटा सा पहलू है। कोई भी चीज़ आपने सिखाई, मान लीजिए किसी बच्चे ने उसके सृजनात्मक विकास के लिए, कौन से विकास के लिए? सृजनात्मक विकास के लिए कोई भी कागज़ है, मान लीजिए कागज़ है, या कागज़ से उसे कुछ भी बनाना सिखाया जो उसके जीवन में या उपयोगी हो या क्रिएटिविटी ला रहा हो, और वो यदि आपने सिखा दिया तो एक तरीके से क्या करा दिया, उसको शिक्षण करा दिया। ठीक है, तो ये कैसा चला जाएगा, यानी अनौपचारिक में चला जाएगा। जैसे कोई बालक है, वो कोई भी काम करना, या फिर जैसे हम देखें कि जो प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं, क्या तैयार करें, जैसे प्रोजेक्ट करें स्कूल में, प्रोजेक्ट भी हमने जैसे तैयार किए, वो किताबी ज्ञान के अलावा कोई अलग चीज़ से संबंधित है तो भी अनौपचारिक में चला जाएगा। लेकिन मूलतः यदि बात करें तो मूलतः तो औपचारिक होता है, क्योंकि स्कूल से संबंधित होता है। लेकिन आजकल किस पर जोर दिया जाने लगेगा यहाँ से आगे? अनौपचारिक पर। तो औपचारिक भी है और अनौपचारिक भी है। शिक्षण ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण के द्वारा यानी अपने बुद्धि का विकास भी किया जाता है, क्रियात्मक यानी कौशल का भी विकास किया जाता है, यानी कौशलात्मक जो कार्य हैं वो भी किए जाते हैं। इससे शिक्षण कराया जाता है कौशलात्मक कार्यों के। शिक्षण लोकतांत्रिक होना चाहिए। लोकतांत्रिक का मतलब है कि जो कुछ भी हमें सिखाना है सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए सिखाना है। इसमें औसत बच्चे भी हो सकते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे भी हो सकते हैं, और मंदबुद्धि भी बच्चे हो सकते हैं। यानी उन सभी बच्चों को हमें एक तरीके से सबके हिसाब से देखना है, उनकी गति के हिसाब से देखना है। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर देखना है। तो यानी सभी काम में ध्यान रखना है, तो लोकतांत्रिक भी होना चाहिए। शिक्षण अभिप्रेरणा से युक्त होना चाहिए। शिक्षण अभिप्रेरणा से युक्त होने का मतलब ये है कि जब आप शिक्षण करा रहे हैं क्लास में, तो उस टाइम में आपको ये आपको प्रोसेस अपनाना है कि इस तरीके से आप उन्हें शिक्षण कराएं कि बच्चे क्या हो जाएं, अभिप्रेरित हो जाएं, मोटिवेट हो जाएं। आप उसे जिस काम के लिए प्रेरित कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए चीज़ को सिखाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, आप किसी विषय वस्तु को उसको सिखाना चाहते हैं, किसी टॉपिक को आप उसे सिखाना चाहते हैं, तो आप उसको ऐसे मोटिवेट कर दें अपनी बातों से या जैसे भी है कि वो सीखने के लिए क्या हो जाए, तत्पर हो जाए। शिक्षण कैसा होना चाहिए? अभिप्रेरणा युक्त होना चाहिए। छात्र और शिक्षक के संबंध अच्छे होने चाहिए। भाई ये देखो, यदि छात्र और शिक्षक के संबंध अच्छे नहीं होंगे तो इसका तात्पर्य है तात्पर्य का मतलब ये है कि यहाँ से जो शिक्षक है, जो छात्र है, छात्र जो शिक्षक हैं, आपस में यदि उनके मध्य संबंध अच्छे नहीं हैं तो हो सकता है छात्र उस शिक्षक की बात ही ना सुने, वो उसकी पढ़ाई में इंटरेस्ट ही ना ले। ये कैसा पढ़ा रहा है, क्यों किस प्रकार से समझा रहा है, वो कुछ नहीं, उसको इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। यदि उसके संबंध अच्छे नहीं है, वो ऐसा हो सकता है वो उसकी शिकायत भी कर सकता है कि ये टीचर अच्छा नहीं है। तो उनके संबंध कैसे होने चाहिए? मधुर होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। ठीक है, जिससे उनका मेल मिलाप अच्छे से रहे और दोनों आपस में अच्छी तरीके से संवाद करें, एक दूसरे की ये बातों को समझें और समझने का प्रयास करें। बालकों की रुचि एवं योग्यता पर आधारित होना चाहिए। भाई शिक्षण ऐसा ना होना चाहिए जिसमें बालक भी इंटरेस्ट ले, उसकी योग्यता पर भी आधारित होना चाहिए। यानी बालक की योग्यता क्या है, अब योग्यता कुछ और है उसकी और पढ़ा आप कुछ और रहे हैं। जैसे हम यदि बात करें कि बच्चा है या बच्चे हैं तो 4th क्लास के हैं और आप उनके लिए 8th क्लास का मैटर समझाने लग जाएं या 8th क्लास का कठिनाई स्तर लेके चला जाए, तो वो योग्य किस हिसाब से हैं, उनकी योग्यता का आकलन करो पहले और उसी के अनुसार उनको पढ़ाना चाहिए, यानी शिक्षण करवाना चाहिए। शिक्षण निदानात्मक एवं उपचारात्मक होना चाहिए। यानी शिक्षण भी ऐसा हो जिसकी क्या की जाए, जांच की जा सके, आराम से क्या की जा सके, जांच की जा सके कि ये शिक्षण प्रभावी हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सीख रहे हैं या फिर नहीं सीख रहे हैं। और उपचारात्मक होना चाहिए, यानी जिसका उपचार किया जा सके, जिसकी कमियां दूर की जा सके, उस शिक्षण को उपयोग में उस प्रकार का शिक्षण उपयोगी हो। शिक्षण बाल केंद्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए। अब शिक्षण यदि बाल केंद्रित है तो इसका मतलब ये है यानी बिल्कुल बालक को सेंटर में रखते होना चाहिए, यानी सब कुछ
बालक के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यदि बालक को उसमें रुचि है तो ही आप उस तरीके से शिक्षण कराओ। यदि बालक उसमें रुचि नहीं ले रहा है तो आप उस तरीके को बिल्कुल नहीं अपनाओ। और यदि हम देखें कि बालक की आयु वगैरह जो सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हमें हमेशा पढ़ाना चाहिए किसके अनुसार, बालकों के अनुसार, बालक को केंद्र में रखते हुए पढ़ाना चाहिए। बालक के औसत बुद्धि के बालक क्लास में बैठे हुए हैं या फिर तीव्र बुद्धि के हैं, इस प्रकार से सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, यानी बाल केंद्रित होना चाहिए। शिक्षण प्रगतिशील होना चाहिए, यानी शिक्षण ऐसा हो जो आगे उसके भविष्य में काम आए। शिक्षण सहयोगात्मक होना चाहिए, यानी परस्पर एक दूसरे का सहयोग उसमें मिले, इस प्रकार का शिक्षण होना चाहिए। शिक्षण सुनियोजित होना चाहिए। सुनियोजित का मतलब है आपको जो कुछ भी पढ़ाना है, जो कुछ भी सिखाना है, जो कुछ भी शिक्षण आपको कराना है वो पहले से ही सुनियोजित होना चाहिए कि मुझे आज ये बच्चों को पढ़ाना है, ये बच्चों को नहीं पढ़ाना है, इस प्रकार से पढ़ाना है और ऐसे पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको पहले से पता ही नहीं है और क्लास में आप चले गए और वहाँ जाके कुछ भी आप पढ़ाने लग जाएं, ठीक है। तो यहाँ से सुनियोजित होना चाहिए शिक्षण। एक अच्छा शिक्षण क्या होता है, साधन होता है। साधन का मतलब है ये, यदि मैं बात करूँ, एक शिक्षण होता है और एक होती है शिक्षा। शिक्षण और शिक्षा। शिक्षण क्या होता है, साधन। शिक्षण क्या होता है, साधन। और शिक्षा क्या होती है, साध्य। यानी शिक्षण के माध्यम से किसे प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, शिक्षा को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, ये साधन कहलाता है। ये क्या कहलाती है, साध्य। यानी शिक्षा क्या कहलाती है, साध्य कहलाती है। तो अच्छा जो शिक्षण होता है वो साधन होता है, क्योंकि उस शिक्षण के माध्यम से, यानी उस शिक्षण को एक साधन बनाते हुए अन्य की क्या की जा सकती है, प्राप्ति की जा सकती है। अब शिक्षण में शिक्षक की भूमिका, तो शिक्षण में शिक्षक की भूमिका किस रूप में होगी, यानी सुलभकर्ता, सहजकर्ता, मित्र, दार्शनिक, मार्गदर्शक, अभिप्रेरक यानी अभिप्रेरणा देता है, निर्देशक यानी निर्देश देगा, इंगित करेगा, इस काम को आप ऐसे कर लो, इस काम को ऐसे कर लो, इस प्रकार से निर्देश देगा आपके लिए, आपको ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है, इस तरीके से आपको पढ़ना है, इस प्रकार से में होना चाहिए, यानी के रूप में होना चाहिए। ये बहुत मुश्किल है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रभावी शिक्षण के मानक। प्रभावी शिक्षण के मानक यदि हम देखें तो उससे पहले ये देखें कि प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया का संबंध वाद विवाद, गृह कार्य, समस्या समाधान आदि उन प्रक्रियाओं से है जो छात्रों के समझ और चिंतन स्तर के शिक्षण पर ज़्यादा जोर देती है। यानी प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया की यदि बात करें तो प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया का संबंध किससे है, वाद विवाद से। भाई यदि वाद विवाद आपस में कर रहे हैं तो शिक्षण जो प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया है, एक तरीके से वाद विवाद यदि आप करोगे तो कुछ ना कुछ आप अच्छी तरीके से सीखोगे। यदि आप सीख रहे हैं या किसी चीज़ को आप जान पहचान रहे हैं या किसी चीज़ को आप जान गए तभी तो आप वाद विवाद करोगे। यानी जैसे मैं कहूँ कि टीचर और स्टूडेंट हैं, आपस में वाद विवाद कर रहे हैं किसी टॉपिक के ऊपर, और वो पूछ रहा है, बच्चा पूछ रहा है, सर ये ऐसा इस प्रकार से क्यों हुआ, ये कैसे होगा, इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये वाद विवाद हो रहा है। छात्र भी कर सकते हैं आपस में वाद विवाद। गृह कार्य भी दिया जाता है और समस्या समाधान, भाई समस्या समाधान भी होना चाहिए किसमें, प्रभावी शिक्षण में। आदि उन प्रक्रियाओं से है जो छात्रों के समझ और चिंतन स्तर के शिक्षण पर ज़्यादा जोर देती है। इन सभी प्रक्रियाओं से मतलब होता है प्रभावी शिक्षण का, जिससे क्या है उनके छात्रों की समझ बढ़ती है और उनके चिंतन स्तर के शिक्षण पर भी क्या दिया जाता है, ज़्यादा जोर दिया जाता है। प्रभावी शिक्षण के मानक। देखो मैं आपसे एक बात कहूँ, यदि मैं ये सारी चीज़ें आपको करा रहा हूँ तो ध्यान रखना, आप कोई भी एग्ज़ाम देना, आप राजस्थान से लेकर के MP टेट से लेकर से दिल्ली तक के कहीं के भी एग्ज़ाम देना, मैं पैटर्न उसमें पूरा एडजस्ट कर रहा हूँ और पूरा प्रयास कर रहा हूँ यहाँ से अच्छी तरीके से आपको पढ़ाने का और समझाने का, ठीक है। और यदि आपको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी है रीड के लिए तो आपका कोचिंग में स्वागत है, ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुके हैं। अगला यदि हम देखें प्रभावी शिक्षण के मानक कौन कौन से हैं, तो व्यक्तिक उत्पादक गतिविधि, दूसरा है अव्यक्ति की क्षमता का विकास,
चुनौतीपूर्ण गतिविधियां में सहयोगात्मक वार्तालाप, स्थानीय परिवेश के अनुसार अनुकूलन, विद्यार्थियों की सांस्कृतिक पारिवारिक परिस्थितियों का ज्ञान। ये पांचों क्या है, प्रभावी शिक्षण के मानक हैं। यदि हम बात करें कि व्यक्तिगत उत्पादक गतिविधि, यानी इसका मतलब ये है कि बच्चे क्या है अपनी गति के अनुसार सीखें, इस प्रकार का प्रभावी शिक्षण होगा। यानी प्रभावी शिक्षण कब होगा, ऐसे उस नज़रिए से देखें तो प्रभावी शिक्षण तभी हो पाएगा जब यदि हम बच्चे को उनकी गति के अनुसार सीखने के लिए इस प्रकार से हम उसे शिक्षण करा रहे हैं कि बच्चे अपनी गति के अनुसार सीखने लग जाएं। ठीक है, तो व्यक्तिगत उत्पादक गतिविधि, व्यक्तिगत का मतलब ये व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत का मतलब स्टूडेंट से हो गया, उत्पादक यानी जो भी कुछ वो सीख रहा है, गतिविधि यानी गतिविधियों के माध्यम से, यानी अपनी स्वयं गति के आधार पर हो सकता है। अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास, अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास मतलब ये है कि यदि बालक में आपने अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास कर दिया, जो कुछ भी वो जानता है उससे वो एक्सप्रेस करने लग जाए। जैसे एक तरीके से मैं कहूँ, आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो और आपने वो सीख लिया, या टीचर ने आपको पढ़ाया आपने वो सीख लिया, और उस सीखे हुए टॉपिक को आप एक्सपीरियन व्यक्त कर दें, अभिव्यक्त कर दें, किसी दूसरे के सामने बता दें, ये प्रोसेस इस प्रकार से है, ये सीखा है, ये इस प्रकार से चलता है, ये प्रक्रिया इस प्रकार से ऐसे टॉपिक में चलेगी और इसे हम ऐसे पढ़ सकते हैं। तो ये क्षमता, ऐसी क्षमता होनी चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि टॉपिक से ही संबंधित हो। मैं तो आपसे ये कहता हूँ कि यदि आपने डांस सीखा हुआ है, डांस आप करना जानते हो, लेकिन आप दूसरों के सामने नहीं कर पाते, तो ये आप में कौन सी कमी है, अभिव्यक्ति की कमी है। यदि आप आराम से कर रहे हो, सबके सामने उस डांस कला को आप प्रस्तुत कर रहे हो, तो किससे क्षमता का विकास हो गया, अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास हो गया। तो शिक्षण ऐसा होना चाहिए जिसमें अभिव्यक्ति की क्षमता का भी विकास हो। चुनौतीपूर्ण गतिविधियां एवं सहयोगात्मक वार्तालाप होना चाहिए, यानी गतिविधियां कैसी होनी चाहिए, चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्योंकि चुनौतीपूर्ण यदि गतिविधियां नहीं होंगी तो जो प्रतिभाशाली बालक हैं वो बोर हो जाएंगे। बोर का मतलब यह है कि वो अपने आप को आलस में लेके आ जाएंगे और वो खुद को अच्छा फील नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि चुनौतीपूर्ण गतिविधियां होना चाहिए जिसको वो खुद को प्रेरित करें कि मुझे ये चीज़ करनी है, ये सॉल्व करना है। जैसे कोई सवाल है, उसके लिए यदि हम सरल सवाल उसके लिए देते हम चले जाएं तो वो उसमें बिल्कुल बोर हो जाएगा, यानी असहज महसूस करने लग जाएगा उस स्थिति में। इसलिए उसके लिए थोड़ा उसका स्टैंडर्ड बढ़ाते हुए चलें। यदि हम उसको सवाल हल करने को दे रहे हैं तो ये शुरुआत में सरल दिए कोई बात नहीं, उसके बाद में धीरे धीरे उनका स्टैंडर्ड बढ़ाया जाए जिससे उसको वो चुनौतीपूर्ण लगे और उसका मन उसी में लगा रहे। एवं सहयोगात्मक वार्तालाप, यानी वार्तालाप कैसा होना चाहिए, आपस में सहयोगात्मक होना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग हो जिसमें प्रभावी शिक्षण के मानक में सम्मिलित है। स्थानीय परिवेश के अनुसार अनुकूलन, यदि हम बात करें कि प्रभावी शिक्षण कब होगा, एक टीचर है और वो पढ़ाने जा रहा है। जब वो पढ़ाने जा रहा है और जैसे मान के चलिए आप टीचर हो गए, आपका सिलेक्शन हो गया और आपकी ड्यूटी उस क्षेत्र में लगा दी जाए जिस क्षेत्र से आप काफ़ी दूर रहते हैं, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर यदि दूर है तो वहाँ जाहिर सी बात है वहाँ का रहन सहन, खान पीन, बोली भाषा सारी चीज़ें चेंज होती हैं। तो वहाँ जो परिवेश है उसके अनुसार आपको क्या है अपना अनुकूलन बनाना होगा। उनकी बोली भाषा पे भी ध्यान देना होगा, वो किस प्रकार की भाषा बोलते हैं उसे आपको समझना होगा, यानी खुद को उनके अनुसार ढालना होगा, तभी आप अच्छी तरीके से उनको शिक्षण करा सकते हो। विद्यार्थियों की सांस्कृतिक पारिवारिक परिस्थितियों का ज्ञान, कभी कभार ऐसे होता है कि कुछ बच्चे होते हैं पढ़ने में तो खूब इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि जो सांस्कृतिक और पारिवारिक परिस्थितियां हैं वो उनको आगे नहीं बढ़ने देती। तो उनके बारे में भी आप कोशिश करें, यानी शिक्षक को यह कोशिश करनी चाहिए कि पता रहे कि उसकी स्थितियां क्या हैं, जिससे वो उस पर ध्यान दे आवश्यक रूप से। नेक्स्ट यदि बात करें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है, शिक्षक पर निर्भर करती है। ध्यान रखना इसके जो प्रश्न हैं, मैं ये शिक्षण जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं इसके प्रश्न आपके लिए कराऊंगा, शिक्षण वाला टॉपिक कंप्लीट होते हुए। ठीक है, उसके बाद में क्लियरली आपको पता लगेगा, इसके कई प्रश्न हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से जो इसने बात कही है बहुत मोस्ट बात है, मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है, शिक्षक पर निर्भर करती है। यहाँ इसे हम ये नहीं कहेंगे कि साहब छात्र पर निर्भर करती है, ये कह रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। यदि कहता अधिगम का केंद्र बिंदु, क्या कहता, अधिगम का केंद्र बिंदु, तो अधिगम का केंद्र बिंदु कौन होगा, छात्र।
अधिगम का केंद्र बिंदु कौन होगा? छात्र। यदि ये कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है, तो आंसर क्या होगा आपका? शिक्षक होगा। ठीक है। और एक प्रश्न और हम इसका तैयार कर सकते हैं, वो कौन सा तैयार होगा, यानी शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा बिंदु सबसे मोस्ट होगा, और उस जगह पर भी हम ऑप्शन उठा लें कि जब शिक्षक है या छात्र है या फिर हम कहें कि अधिगम प्रक्रिया है, अधिगम प्रक्रिया है, या हम कहें पाठ्यक्रम है। तो यहाँ से अब आपका आंसर, मैं वापस से बोलता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा, यानी शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा बिंदु महत्वपूर्ण माना जाएगा यहाँ से इन 4 ऑप्शनों में, तो यहाँ क्या आएगा? अधिगम प्रक्रिया आएगी, ना कि आपका छात्र आएगा, ना ही आपका शिक्षक आएगा, ना ही पाठ्यक्रम को। अधिगम प्रक्रिया में ये तीनों के तीनों शामिल हैं। अधिगम प्रक्रिया कब होगी? अधिगम प्रक्रिया जब होगी जब शिक्षक मौजूद होगा और छात्र भी यहाँ मौजूद होगा, यानी शिक्षक कराएगा या फिर छात्र अधिगम सीखेगा। प्रक्रिया कब संपन्न होगी? जब ये दोनों होंगे और साथ में क्या होगा? पाठ्यक्रम होगा, और क्या हो जाएगी? अधिगम प्रक्रिया हो जाएगी। आगे देखो, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक जो आधार है वो किस पर निर्भर करता है? अध्यापन शैली पर निर्भर करता है। यदि अध्यापन शैली पर कैसे निर्भर करता है? मैं आपसे कहूँ कि जैसे विषय वस्तु है, कोई भी विषय वस्तु है वो सिखानी है, यदि उसे सिखाया जाना है तो शिक्षण अधिगम कराया जाना है उसका, तो किस पर निर्भर कर रहा है? अध्यापन शैली पर। यदि टीचर अच्छी तरीके से समझा रहा है, चाहे कितनी भी कठिन विषय वस्तु है, टीचर अच्छे से समझा रहा है, तो उस कठिन विषय वस्तु को भी वो सरल भाषा में उसे डिलीवर कर देता है। तो ये किस पर डिपेंड किया? अध्यापन शैली पर। किसकी अध्यापन शैली पर? शिक्षक की अध्यापन शैली पर डिपेंड किया, ना कि छात्र की पर। ठीक है, तो आगे हम बढ़े। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सोपान। I.K. डेविज की पुस्तक शिक्षण अधिगम के प्रबंधन, इनकी पुस्तक है I.K. डेविज की शिक्षण अधिगम के प्रबंधन के अनुसार कितने सोपान हैं? 4। ध्यान रखना, कितने सोपान हैं? 4 सोपान हैं। और 4 सोपान कौन कौन से हैं? पहला है आपका नियोजन, दूसरा व्यवस्था, अग्रसरण, और चौथा है कंट्रोल यानी नियंत्रण। ठीक है, तो एक एक करके हम पढ़ लेते हैं 4 सोपानों को। नियोजन करते यानी इसमें उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है। उद्देश्यों का निर्धारण करने का मतलब ये है कि एक टीचर को पहले ये प्लानिंग करनी होती है कि मुझे क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। ठीक है, उद्देश्यों का निर्धारण करना है, तो सबसे पहला हो जाएगा प्लानिंग। दूसरा है व्यवस्था यानी ऑर्गेनाइजेशन। व्यवस्था का मतलब यह है कि यहाँ जो लास्ट में लाइन लिखी हुई है कि अधिगम वातावरण तैयार किया जाता है। तो अधिगम वातावरण कैसे तैयार करेगा, यानी वह कौन सी शिक्षण विधि का उपयोग करे, किस प्रकार की सहायक सामग्री का उपयोग करे, वह शिक्षण व्यूह की रचना किस प्रकार से करे। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो शिक्षण विधि, सहायक सामग्री आदि की सहायता से क्या है वो अधिगम वातावरण तैयार करता है। ठीक है, जिससे क्या है बालक आसानी से सीखने का प्रयास करें और सीखें। अग्रसरण यानी मार्गदर्शन, मोटिवेशन या गाइड। शिक्षक क्या है? छात्रों को अभिप्रेरित करता है। यदि शिक्षक छात्रों को अभिप्रेरित नहीं करेगा, चलो मान लिया जाए नहीं करेगा, यदि अभिप्रेरित नहीं करेगा तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? जो बच्चे सीखना नहीं चाहते या फिर बिल्कुल उस चीज़ के लिए तत्पर नहीं है, तो वो सीखने की कोशिश भी नहीं करेंगे। लेकिन जो सेल्फ यानी खुद आत्म प्रेरित है वो तो सीखेंगे ही, लेकिन जो आत्म प्रेरित नहीं है, बिल्कुल ही उनके लिए कोई भी चीज़ असरदार नहीं है, तो उस चीज़ के लिए ऐसा करना होता है कि जो शिक्षक है उनको अभिप्रेरित करने का काम करता है, और उनके अंदर प्रेरणा वो अभिप्रेरित होते हैं स्टूडेंट, और खुद को अभिप्रेरित करने के बाद में वो पढ़ाई पर ध्यान देने लग जाते हैं, शिक्षण पर ध्यान देते हैं, और वो टीचर के साथ में जुड़ जाते हैं, उसकी बातों को ध्यान से सुनने लग जाते हैं। नियंत्रण, कंट्रोल। शिक्षण अधिगम की सफलता को जांचा एवं उसका मूल्यांकन किया जाता है। यानी इसमें क्या होगा, यानी शिक्षण अधिगम कितना प्रभावी हुआ है, बच्चे कितने सीखें कितना नहीं सीखे, इन सारी चीज़ों का क्या किया जाता है? मूल्यांकन किया जाता है, उनकी जांच की जाती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट हम अगली क्लास में देखेंगे। अगली क्लास में हम देखेंगे शिक्षण सूत्र और शिक्षण के सिद्धांत भी देखेंगे, और उससे आगे हम यानी अवस्थाएं देखेंगे। इस प्रकार के टॉपिक आगे हमारे रहेंगे। शिक्षण जब जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद में मैं प्रश्न और उत्तर आपके लिए कराने वाला हूं। यदि आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब